नमस्कार। अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के दूसरे अध्याय में मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की नदियों का एक मानचित्र देखेंगे। उनके मानचित्र को देखकर हम अपने मस्तिष्क में इस बात को बैठाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित होती है और अंत में जाकर किस नदी से मिलती है और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो आइए नदियों के मानचित्र को देखते हैं। नदियों के मानचित्र में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चंबल नदी। ये रही आपकी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी महू से होता है ना। फिर ये यहाँ से ये गुजरती है, ऐसे ये चलते चलते नीमच मंदसौर को पार करती है। फिर यहाँ पे राजस्थान में आती है। राजस्थान के बाद फिर से क्या करती है कि मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और भिंड मुरैना और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करते हुए आगे चली जाती है और यहाँ पे ये चंबल ये आती है यहाँ से और यहाँ पे नर्मदा नदी में यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ पे ऐसे यमुना नदी प्रवाहित होती है यहाँ से, तो यहीं पे आके ये चंबल नदी क्या करती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद इसी के साथ दूसरी नदी देखते हैं। ये रही क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, इसका उद्गम काकरावर्डी इंदौर से हुआ है। इसका उद्गम कहाँ से, काकरावर्डी इंदौर से हुआ है। ये उज्जैन में प्रवाहित होते हुए आगे जाती है और चंबल नदी में मिल जाती है ना। यहाँ पे इसके बाद आगे यहाँ पे काली सिंध है। काली सिंध जो है, काली सिंध का उद्गम स्थल कहाँ है, बागली देवास में। और इसी के कुछ ही दूरी पर पुनासा नदी का उद्गम होता है। ये दोनों नदियाँ आगे जाकर मिल जाती हैं और फिर धीरे धीरे यहाँ पे आके ये राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती हैं। यहाँ पे ये चंबल नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पे है पार्वती। पार्वती का उद्गम कहाँ से हुआ है, सीहोर जिले से। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से पार्वती का उद्गम हुआ है। यहाँ पे इसी के बगल से एक नदी निकली है, परवान नदी। ये दोनों नदियाँ आगे जाकर ये यहाँ पे मिल जाती हैं किससे, ये पहले पार्वती यहाँ से जाती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर यहाँ पे जाके चंबल से मिल जाती है। फिर इसके बाद पार्वती के पश्चात यहाँ रही एक कूनो नदी। कूनो नदी जो है तो ये शिवपुरी पठार से निकलती है और यहाँ पे ये जाके चंबल से मिल जाती है। फिर इसके पश्चात यहाँ पे ये सिंध नदी है। सिंध नदी का उद्गम विदिशा के सिरोज तहसील से होता है और यहाँ से इसकी दिशा है, ये यहाँ से ये जाते जाते यहाँ पे आके क्या कहते हैं कि वह चंबल नदी में मिल जाती है। किस में मिलती है, चंबल नदी में। फिर इसके बाद हम देखते हैं बेतवा नदी रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलती है और ऐसे प्रवाहित होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे टीकमगढ़ निवाड़ी में प्रवाहित होते हुए आगे जाती है और यहाँ पे आके यमुना नदी में मिल जाती है। फिर इसके पश्चात यहाँ से एक नदी निकलती है धसान जो कि रायसेन से निकलती है और ये आगे जाके किससे, बेतवा नदी से मिल जाती है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं एक और नदी, केन नदी। केन नदी का उद्गम जबलपुर से होता है ना। ये आगे जाती है और यहाँ पे ये गंगा नदी से, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक नदी टोंस, ये टोंस है। टोंस का उद्गम सतना के कैमूर श्रेणी के तमसा कुंड से होता है और यहाँ पे आगे जाती है और ये भी कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में। फिर इसके पश्चात एक नदी और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यहाँ से जोहिला का भी उद्गम होता है और ये जोहिला है यहाँ से ये। फिर इसके बाद ये नर्मदा नदी का भी उद्गम यहाँ से होता है। फिर इसके पश्चात और देखें दो नदियाँ यहाँ पे हैं। ये एक है गोपद और एक ये है रिहंद। यहाँ से आती है रिहंद ये और यहीं मध्य प्रदेश से निकल कर ये गोपद सोन नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात हम नर्मदा नदी को देखेंगे। नर्मदा नदी ये यहाँ से उद्गमित होती है, फिर ये चलते चलते यहाँ पे आती है। इसकी एक सहायक नदी है सक्कर जिसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले से होता है। फिर यहाँ पे देखें एक नदी है वैनगंगा का उद्गम सिवनी के परसवाड़ा पठार से होता है। कहाँ से होता है ये, यहाँ से सिवनी के
परसवाड़ा पठार से वैनगंगा का उद्गम होता है और ये यहाँ आते आते नीचे कहाँ चली जाती है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आती है और पेंच नदी से मिल जाती है। फिर इसके पश्चात आगे देखें, ये यहाँ पेंच नदी है। पेंच नदी का उद्गम भी पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा से होता है और ये आगे आती है, यहाँ पे कान्हन इससे मिलती है और ये आके बेनगंगा में यहाँ पे मिल जाती है। बेनगंगा में जब यहाँ पे मिलती है तो इन दोनों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे है आपकी कान्हन नदी, ये यहाँ से कान्हन नदी का उद्गम पचमढ़ी से होता है अर्थात होशंगाबाद जिले से। फिर इसके बाद एक नदी देखें, ये तवा नदी, तवा नदी, ये तवा का उद्गम पचमढ़ी होशंगाबाद से ही होता है और ये आगे जाके मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी से मिल जाती है। फिर इसके पश्चात हम देखें, ये ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई के बैतूल से होता है। फिर इसके पश्चात ये इधर प्रवाहित होते हुए कहाँ चली जाती है, प्रवाहित होते हुए यहाँ पे आके ये ताप्ती नदी यहाँ पे प्रवेश कर जाती है और ये अंतिम में जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर इसके पश्चात ये नर्मदा नदी यहाँ से आती है और गुजरात के भड़ौच के पास से कहाँ निकल जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से नदियों का मैप हमने देख लिया। इसके पश्चात अब चलते हैं नदियों पे चर्चा करते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उनकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में को नदियों का क्या कहा जाता है, मायका कहा जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में नदियां तो बहुत सारी उद्गमित होती हैं, परंतु अधिकतर नदियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर अन्य राज्यों में बहती हैं। इस प्रकार से इस आधार पर मध्य प्रदेश के नदियों को मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। जिस प्रकार से पुत्री अपने जहाँ जन्म लेती है वहाँ कुछ समय तक रहने के पश्चात उसके विवाह के उपरांत वो अपने ससुराल को चली जाती है, तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में नदियाँ उद्गमित होती हैं और वो अन्य राज्यों में प्रवाहित होने लगती हैं। तो इस आधार पर मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी नदियाँ हैं, 207। मध्य प्रदेश में कुल 207 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में कुल 7 अपवाह तंत्र हैं का प्रवाह है। कुल कितने अपवाह तंत्र हैं, 7 अपवाह तंत्र, अर्थात एक नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उन सबको मिलाकर एक अपवाह तंत्र बनता है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल कितने अपवाह तंत्र हैं, मध्य प्रदेश में 7 अपवाह तंत्र हैं। अब आगे पहली नदी के रूप में हम देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से होता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर मध्य प्रदेश में 965 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। 135 किलोमीटर कहाँ है, राजस्थान में। इसके पौराणिक नाम है चर्मावती, पूर्णा और अन्य नाम। पौराणिक नाम जो है चर्मावती और पूर्णा है। इसके बाद अन्य कुछ नाम हैं जिसमें धर्मावती, कामधेनु, रति की कीर्ति। इसके बाद चंबल का जो प्रकार है वो कैसा है, अध्यारोपित है, मतलब किसी पर अध्यारोपित हो जाना। तो इस प्रकार का इसका जो अपवाह तंत्र है वो कैसा है, अध्यारोपित है। इसके पश्चात आगे देखें, चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलकर नीमच, मंदसौर, राजस्थान, भिंड, मुरैना में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है और मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। और वहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहुँचने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है जब भिंड, मुरैना में प्रवाहित होती है। तो इसके पश्चात चंबल नदी पर कुछ प्रमुख बांध हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिनमें पहला है गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश है ना। इसके बाद राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। जवाहर सागर एवं कोटा बैराज कहाँ है, कोटा, राजस्थान में। कितने बांध हैं, 3। सबसे पहला गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश, मंदसौर में। फिर उसके बाद राणा सागर, गांधी सागर मध्य प्रदेश में कहाँ है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। जवाहर सागर एवं कोटा बैराज राजस्थान में। आगे देखते हैं,
इसकी सहायक नदियों में प्रमुख है काली सिंध, क्षिप्रा या सिप्रा, सिंधु, पार्वती, कूनो, बेतवा, बन सॉरी यहाँ पे ये बेतवा गलत लिखा गया है, आप लोग इसको शामिल नहीं करेंगे, ये गलत है, बेतवा नहीं होगा। काली सिंध, क्षिप्रा और सिंधु या सिंध नदी, सिंधु नहीं सिंध नदी, पार्वती, कूनो और बनास और कुंद, ये काली सिंध है, क्षिप्रा है, सिंध है, पार्वती है, कूनो है, बनास है, कुंद है। ये बेतवा को आप लोग नहीं लिखेंगे, मिसटाइप हो गया है। फिर इसके बाद पश्चात इसके प्रमुख तटीय नगर में है रतलाम है, महू है, मुरैना है। इस पे प्रमुख जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। इसके पश्चात आगे देखते हैं। चंबल नदी मुरैना और भिंड जिलों में एलुवियम चट्टानों को काटकर, कौन सी चट्टान? एलुवियम चट्टानों को काटकर गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, जिसे बीहड़ या रिवाइंस कहा जाता है। इस क्षेत्र को डाकुओं की शरण स्थली, दासुओं या डाकुओं की क्या कहा जाता है? शरण स्थली माना जाता था या माना जाता है। इसके पश्चात अगली स्लाइड में देखते हैं। बेतवा नदी, चंबल नदी इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया। आगे देखते हैं बेतवा नदी उद्गम इसका कहाँ से है? रायसेन के कुम्हरा गांव से इसका उद्गम है। लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। इसके कुछ अन्य नाम है बेत्रवती, विंध्याटवी, शिव की पुत्री। इसके बाद तटीय शहर सांची है, विदिशा है, ओरछा है और प्रमुख है ना। बेत्रवती है, इसका अन्य नाम बेत्रवती, विंध्याटवी, शिव की पुत्री, तटीय शहर में सांची है, विदिशा है, ओरछा है आदि प्रमुख। इसके पश्चात अगले स्लाइड में बेतवा नदी रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलकर, कहाँ से? रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलकर विदिशा, भोपाल, निवाड़ी, टीकमगढ़, झांसी में प्रवाहित होते हुए हमीरपुर में यमुना नदी से उत्तर प्रदेश, हमीरपुर में कहाँ? हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। इसके पश्चात नीचे लिखा है बेतवा को मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? गंगा। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत में पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। क्या विशेषता है? यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसके पश्चात अगली स्लाइड में बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा, कहाँ की? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। अधिकतर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बुंदेलखंड में है और बुंदेलखंड को ये बेतवा नदी से ज़्यादा जल की प्राप्ति होती है, जिसमें सिंचाई का जल, पेयजल और विद्युत की उत्पादित की जाती है बेतवा नदी के जल से, इसलिए इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में बीना है, धसान है, जामिनी है और हलाली है। इसके पश्चात इसका कुल अपवाह क्षेत्र 46,580 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 46,580 वर्ग किलोमीटर है। बेतवा नदी के किनारे पर कंचन घाट स्थित है, जहां वीर सिंह बुंदेला क्या है? ऐतिहासिक 3 मंजिला छतरी है। देवगढ़ है इसी नदी के किनारे स्थित है, जिसे बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है। ये याद करिए आप लोग कि देवगढ़ इस नदी के किनारे, देवगढ़ कहाँ है? विदिशा नदी के किनारे स्थित है, जिसे देवगढ़ जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। देवगढ़ को बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है। इसके पश्चात बेतवा नदी कंप्लीट होती है और हम लोग आ जाते हैं क्षिप्रा नदी पे। क्षिप्रा नदी का उद्गम काकरावर्डी स्थित बाणेश्वरी कुंड से होता है। ये काकरावर्डी कहाँ है? इंदौर के पास है। इसके अन्य नाम है सलीला, पापहरिणी, अमृत संभवा, मोक्षदायिनी और सोमवती। ये तटीय शहर कौन सा है? उज्जैन है, जो कि धार्मिक रूप से प्रसिद्ध शहर है ना। यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके पश्चात आगे देखते हैं।
क्षिप्रा नदी उज्जैन के काकराबर्डी से निकलकर देवास, रतलाम एवं मंदसौर जिले में प्रवाहित। यहाँ पे जिले में क्या होगा? प्रवाहित होते हुए चंबल नदी से मिल जाती है। कहाँ किससे मिलती है? चंबल नदी से। रतलाम एवं मंदसौर जिले में प्रवाहित होते हुए चंबल नदी से मिल जाती है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में कान्ह नदी प्रमुख है। कौन सी नदी? कान्ह नदी प्रमुख है। इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। किसे? क्षिप्रा नदी को कहाँ की गंगा कहा जाता है? मालवा की गंगा। जिस प्रकार से बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, उसी प्रकार से इस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर शिवलिंग है ना। महाकालेश्वर शिवलिंग है, महाकालेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। अब क्षिप्रा नदी कंप्लीट हुई। इसके पश्चात आगे देखते हैं काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम जो है तो देवास के बागली गांव से होता है। काली सिंध का उद्गम कहाँ से होता है? देवास के बागली गांव से। इसकी कुल लंबाई 461 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 150 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी है? 150 किलोमीटर। इसके बाद काली सिंध देवास के बागली गांव से निकलकर देवास, शाजापुर, राजगढ़ में प्रवाहित होते हुए कोटा राजस्थान में किससे मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है। चंबल नदी से मिल जाती है। देवास, शाजापुर, राजगढ़ में प्रवाहित होते हुए कोटा राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। इसके पश्चात काली सिंध के बाद सिंध नदी है ना। सिंध नदी, काली सिंध जो थी अभी वो चंबल की सहायक नदी थी। इसके पश्चात हम सिंध नदी, विदिशा के सिरोंज तहसील से सिंध नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? विदिशा के सिरोंज तहसील से। ये कुछ नदी ऐसी हैं जिनमें कि उनका उद्गम स्थान याद करना अति आवश्यक है, बाकी उनमें कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से जो सिंध नदी है, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ये विदिशा की सिरोंज तहसील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। ये याद करना अति आवश्यक नहीं है। इस नदी के किनारे पालपुर कूनो अभ्यारण्य है। ये बात आप लोग याद कर लीजिए कि पालपुर कूनो अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है? तो सिंध नदी के किनारे है। सिंध नदी गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड जिले के जल को लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चंबल के संगम के बाद यमुना में मिल जाती है। अर्थात चंबल नदी में मिलती है और चंबल के साथ वो यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पाहुज, कुंवारी आदि प्रमुख है। कौन कौन सी? पाहुज, कुंवारी आदि प्रमुख है। कुंवारी नदी इसका उद्गम शिवपुरी के पठार से होता है। चंबल के समानांतर बहते हुए भिंड जिले में सिंध नदी से मिल जाती है। इसके बारे में सिर्फ इतना जानना है कि ये शिवपुरी के पठार से उद्गमित होती है और चंबल के समानांतर बहते हुए सिंध नदी में मिल जाती है। अर्थात इस प्रकार से कुंवारी नदी सिंध की सहायक नदी। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे पार्वती नदी। पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती। कहाँ से निकलती है? सीहोर जिले से पार्वती नदी का उद्गम होता है। कालिदास में इस नदी को निर्विघ्न्या, है ना, मतलब विघ्न को हरने वाली कहा गया है, निर्विघ्न्या कहा गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में लहासी, बिलास, बरनी, बेथली आदि हैं। कौन कौन सी हैं? लहासी, बिलास, बरनी, बेथेली प्रमुख इसकी सहायक नदी। इसके बाद पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश कर बूंदी पलिया गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है। बूंदी पलिया गांव में चंबल नदी से मिल जाती है। किससे मिलती है? चंबल नदी से। इसके पश्चात हम देखेंगे बीहड़ नदी। बीहड़ नदी का उद्गम रीवा के पठार से होता है। कहाँ से होता है? रीवा के पठार से। इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई जो 130 मीटर गहरा है। ये महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, जो कि रीवा के पठार से निकलती है। बिहार नदी अंतिम बीहड़ जो है, यहाँ पे मिसटाइप हो गया कि बीहड़ नदी अंतिम में जाकर टोंस नदी में मिल जाती है। किस में मिलती है? टोंस नदी, जो कि सतना
से निकलती है तो टोंस नदी में जाकर अंतिम में मिल जाती है। बीहड़ नदी पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, जिसकी गहराई 130 मीटर है। फिर इसके बाद टोंस या तमसा नदी, कौन सी? टोंस या तमसा नदी। इसका उद्गम कैमोर श्रेणी के तमसा कुंड से होता है। कहां से होता है? कैमूर श्रेणी के तमसा कुंड से, जो कि कहां है? सतना में। अर्थात कभी ये पूछा जाए कि टोंस नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो किस जिले से होता है? तमसा नदी से। इसके बाद तमसा नदी सतना जिले से उद्गमित होकर रीवा के पठार पर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट सिरसा में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में कौन है? बेलन। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बेलन। आगे देखते हैं। टोंस नदी का उल्लेख मार्कंडेय, मत्स्य, वामन एवं वायु पुराण में तमसा के नाम से हुआ है। इसे ताओन भी कहा जाता है। टोंस नदी का उल्लेख मार्कंडेय, मत्स्य, वामन एवं वायु पुराण में हुआ है। किस नाम से? तमसा के नाम से। इसे ताओन भी कहा जाता है। अर्थात कभी प्रश्न आए कि मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण एवं वायु पुराण में से किसी भी पुराणों में तमसा के नाम से किस नदी का उल्लेख है, तो किसका है? टोंस नदी का उल्लेख है। इसके बाद हम थोड़ा एक छोटी सी और नदी है जामनी। जामनी नदी सागर जिले से उद्गमित होती है। इसका बहाव क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस नदी के द्वारा टीकमगढ़ शहर को पानी की प्राप्ति होती है। किस शहर को? टीकमगढ़ शहर को। ओरछा के समीप जाकर बेतवा नदी में मिल जाती है। जमसर एवं राज तक, कौन सी? जमसर एवं राज तक जामनी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कान या खान नदी, अभी कान है या खान नदी, इंदौर के समीप राला मंडल पहाड़ी से खान नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? इंदौर के समीप राला मंडल पहाड़ी से खान नदी का उद्गम होता है। इस नदी को इंदौर की जीवन रेखा कहा जाता है। कहाँ की? इंदौर की जीवन रेखा कहा जाता है। हालांकि आज खान नदी का जो अस्तित्व है वो खतरे में है और बहुत ही कम क्षेत्रों में प्रवाहित हो रही है, परंतु इसके उत्थान के लिए लगातार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। खान नदी एवं सरस्वती को, खान नदी एवं सरस्वती को गंगा एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। गंगा एक्शन प्लान में जिस प्रकार से गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी प्रयास में या उसी योजना के अंतर्गत खान एवं सरस्वती नदी को शामिल किया गया है। इस प्रकार गंगा एक्शन प्लान में किस नदी को शामिल किया गया है? खान एवं सरस्वती को। सरस्वती नदी जो है ये खान नदी की क्या है? सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सरस्वती है, जो राऊ से निकलती है। खान नदी उज्जैन के पास छिप्रा में मिल जाती है। खान नदी उज्जैन के पास छिप्रा में मिल जाती है। दोनों के संगम को त्रिवेणी घाट, क्या कहते हैं? त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण नदी सोन नदी को देखते हैं। इसका उद्गम अमरकंटक, अनूपपुर के अमरकंटक से होता है। लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी लंबाई आप याद कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लंबाई कितनी? 780 किलोमीटर है। सहायक नदियों में जोहिला है, कन्हर है, रिहंद है ना। प्रवाह क्षेत्र क्या है इसका? शहडोल है, अनूपपुर है, रीवा है, सीधी है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुछ क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। सोन नदी क्या है? एक नद है। इसके पश्चात सोन नदी के बारे में अन्य नाम क्या है सोन नदी के? सोन नदी के कुछ अन्य नाम है। सुवर्ण है, सोन पालिका है, सुवर्ण है और सोन पालिका है, सुभागधी है और महत्वपूर्ण नाम ये है सोआ। सोआ नाम किसने दिया था? टालमी ने। टालमी ने जो एक विदेशी यात्री था उसने सोन नदी को सोआ नाम दिया था। सोन नदी बिहार में प्रवेश कर दानापुर के निकट बिहार में प्रवेश कर दानापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी दक्षिण भाग में गंगा से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी जो है दक्षिण भाग से, गंगा में दक्षिणी भाग से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। और वैसे यमुना के पश्चात गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। अर्थात कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की वह सबसे बड़ी नदी जो कि गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो कौन सी है? सोन नदी है। सोन नदी के द्वारा कैमोर श्रेणी एवं छोटा नागपुर के पठार
के मध्य सीमा का निर्धारण किया जाता है। अर्थात झारखंड में छोटा नागपुर पठार है और जो कैमूर श्रेणी है उसके मध्य सीमा का निर्धारण कौन करती है? सोन नदी। सोन नदी का ढाल तेज तथा घाट चौड़ा है, जो डेहरियान सोन में 5 किलोमीटर हो जाता है। कहाँ डेहरियान, अर्थात डेहरियान सोन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 5 किलोमीटर इसका जो घाट है वो कितना लंबा हो जाता, कितना चौड़ा हो जाता है? 5 किलोमीटर। यहाँ पर एक लंबा पुल बनाया गया है जिसका नाम है नेहरू सेतु। नेहरू सेतु पुल किस नदी पर है? सोन नदी पर है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। किस स्थान पर? डेहरियान सोन में है। यहाँ पे ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि सोन नदी का जो किस्म वो है बहाव क्षेत्र है वो सबसे चौड़ा कहाँ पर हो जाता है? तो वो है आपके डेहरियान सोन, उत्तर प्रदेश में। इसके पश्चात सोन नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। इस पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। उन जो दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए सोन नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया है। सोन नदी पर शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर बाण सागर बांध बनाया गया है। कहाँ पर? देवलोन नामक स्थान पर बाण सागर बांध बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों को इससे जल, विद्युत एवं सिंचाई प्राप्त होती है? पेयजल, विद्युत एवं आपका सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। इसके पश्चात केन नदी। सोन नदी के पश्चात हम देखेंगे केन नदी। केन नदी भांडेर श्रेणी जबलपुर, कहाँ से? भांडेर श्रेणी जबलपुर से उद्गमित होकर जंगल में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के चीला गांव में यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में चीला गांव में यमुना से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर, लंबाई याद करना आवश्यक नहीं है। इसके अन्य नाम है सूक्तमती, दीर्घावती, कर्णवती आदि। इस पर स्नेह जलप्रपात एवं केन अभ्यारण्य स्थित है। इस पर कौन सा जलप्रपात है? ये जलप्रपात याद कर सकते हैं आप, कर लीजिए। केन अभ्यारण्य स्थित है किस नदी पर? केन नदी पर। ये आसान है कि केन नदी पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो केन अभ्यारण्य है ना। और इस पर कौन सा जलप्रपात है? तो स्नेह जलप्रपात है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? भांडेर श्रेणी जबलपुर से। ये किस नदी से जाकर अंतिम में मिलती है? यमुना नदी से। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में श्यामरी, सोनार, उर्मिल, मरहसन कौन कौन सी हैं? श्यामरी है, सोनार है, उर्मिल है, मरहसन है। केन एवं इसकी सहायक नदियों पर पांडव जलप्रपात। केन नदी पर ऐसा ही पूछा जाता है, केन नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? पांडव जलप्रपात। इसके पश्चात वर्धा नदी, एक महत्वपूर्ण नदी ये भी है। कौन सी है? वर्धा नदी। बैतूल के मुल्ताई के वर्धन शिखर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई के वर्धन शिखर से। अर्थात बैतूल के या मुल्ताई के वर्धन शिखर जो कि बैतूल में स्थित है वहाँ से निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है और वैनगंगा नदी में मिल जाती है। दोनों के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 525 किलोमीटर है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में जाम, इराई, वेना आदि प्रमुख है। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई के वर्धन शिखर से जो कि बैतूल में है। महाराष्ट्र में वैनगंगा नदी से मिल जाती है। दोनों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 525 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जाम, इराई, वेन आदि प्रमुख है। इसके पश्चात वैनगंगा नदी। वैनगंगा नदी सिवनी के कहाँ? सिवनी के परसवाड़ा पठार के राजोला ताल से निकलती है। राजोला ताल से उद्गमित होती है। कहाँ से उद्गमित होती है? राजोला ताल से। ऐसी ये जो वैनगंगा नदी है बालाघाट जिले में बहते हुए, कहाँ? बालाघाट जिले में बहते हुए महाराष्ट्र में वर्धा नदी से मिल जाती है। दोनों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है और प्राणहिता के नाम से ही ये किस नदी में मिल जाती हैं? गोदावरी। किस नदी में? गोदावरी में मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पेंच, बावनथड़ी, चंदन आदि प्रमुख है। सिवनी के परसवाड़ा पठार से वैनगंगा का उद्गम होता है। किस ताल से? राजोला ताल से। बालाघाट जिले में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र में वर्धा नदी से मिल जाती है। दोनों के संगम को प्राणहिता कहा जाता है
और प्राणहिता के नाम से गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पेंच है, बावनथड़ी है, चंदन आदि प्रमुख है। इसके आगे इस नदी पर सिवनी में 1972 में निर्मित भीमागढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस नदी पर सिवनी में 1972 में निर्मित भीमागढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। एशिया का सबसे बड़ा कह का बांध है? मिट्टी का बांध है। किस नदी पर है? वैनगंगा नदी पर। कहाँ निर्मित है? सिवनी में। और बांध का नाम क्या है? भीमागढ़ बांध। इसकी विशेषता क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। आगे देखते हैं। पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव पहाड़ी से निकलती है। यह नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, गुजरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कान्हन, कुलबोहरा और बावनथड़ी आदि हैं। अंत में वैनगंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? वैनगंगा से मिल जाती है। अंत में वैनगंगा से मिल जाती है। पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में माचा गोरा बांध का निर्माण किया गया है। किस बांध का? माचा गोरा बांध का निर्माण किया गया है। पेंच नदी पर छिंदवाड़ा में माचा गोरा बांध का निर्माण किया जा रहा है ना। अभी इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसके पश्चात माही नदी धार जिले में स्थित मेहद झील। माही नदी कहाँ से? धार जिले में स्थित मेहद झील से इसका उद्गम होता है। इस नदी की कुल लंबाई 538 किलोमीटर है। अन्नास इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है? अन्नास इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो झाबुआ जिले में इससे मिलती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए राजस्थान में प्रवाहित होती है और गुजरात के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ? गुजरात के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ माही नदी के बहाव क्षेत्र को बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में माही नदी का जो बहाव क्षेत्र है, कहाँ? बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ अर्थात राजस्थान। तो बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। ये आप एक पॉइंट याद करें कि 56 का मैदान जो है वो किस नदी के बहाव क्षेत्र से संबंधित है? तो माही नदी के। और ये 56 का मैदान है कहाँ? तो राजस्थान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के पास। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धार जिले के बेहद झील से इसका उद्गम होता है। अनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है, झाबुआ जिले में इससे मिलती है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए राजस्थान में प्रवाहित होते हुए गुजरात के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में माही नदी के बहाव क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, कितनी बार? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि माही नदी, और कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में आया है कि माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार। या कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है। इस दौरान ये उल्टे यू आकार की प्रवाहित होती है। मतलब कैसे? ये ऐसे प्रवाहित होती है। सॉरी, ऐसे नहीं, ये कुछ इस प्रकार से, उल्टा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है। एक बार यहाँ पे काटती है, फिर एक बार जब ऐसे प्रवाहित होती है, ये मान लो ये कर्क रेखा है, तो एक बार काटी, फिर 2 बार काटी। इस प्रकार से माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी पर राजस्थान में माही बजाज सागर, कौन सा? माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। राजस्थान में ही आगे कागदी पिंकप बांध निर्मित किया गया है। कि कागदी पिंकप बांध निर्मित किया गया। इस पर राजस्थान में 2 बांध है। कौन कौन से? माही बजाज सागर और कागदी पिंकप बांध। इसके बाद नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और किसी भी एग्जाम की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका अपवाह प्रकार है वो वृक्षाभ प्रणाली का है। मतलब कैसा है? जैसे कि हमने चंबल में पढ़ा था कि अध्यारोपित है, तो इसका कैसा है? वृक्षाभ प्रणाली का है। मतलब एक स्थान से निकलती है, फिर इसकी कई सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाती है? वृक्षाभ प्रणाली है इसकी। इसके पश्चात नर्मदा नदी के विभिन्न नाम हैं, जैसे कि रेवा, जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित है। जैसे कि कभी प्रश्न आ जाए कि जो नर्मदा नदी का नाम रेवा है वो 4 वेदों में से किस वेद में उल्लेखित है? तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद।
इसके बाद मैकल सुता, मैकल पर्वत से निकलती है इसलिए मैकल सुता होता है। सोमाद भवा, इसके बाद सप्तगंगा, इसके ये अन्य नाम है। इसके बाद इसके जो उपनाम, उपनाम जैसे कि कोई प्रसिद्ध चीज होती है उसका कोई ना कोई उपनाम होता है। इसी प्रकार से जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। इस आधार पर इसके कुछ उपनाम दिए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश की क्या है, हृदय रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, और इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कहाँ की गुजरात जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की हृदय रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और गुजरात की जीवन रेखा, है ना, नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी को धार्मिक आधार पर, नर्मदा नदी को धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। वैसे मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है, बेतवा को, लेकिन धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, नर्मदा को। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 277 किलोमीटर और कुल मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई 1077 किलोमीटर कितनी है, 1077। लेकिन अगर कभी ये पूछा कुल लंबाई कितनी है तो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। प्रमुख तटीय नगर में जबलपुर है, मंडला है, महेश्वर है, ओमकारेश्वर है, होशंगाबाद है, बड़वाह है आदि। सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा नदी को 2017 में जीवित मानव के समान दर्जा दिया है। अर्थात जिस प्रकार से कोई जीवित व्यक्ति है जो जो उसको अधिकार प्राप्त होते हैं वो संपूर्ण अधिकार किसको प्राप्त है, नर्मदा नदी को भी प्राप्त है। प्रमुख सहायक नदियाँ, हिरण, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है हिरण है, मान है, कोलार है, बरना है, दूधी है, शक्कर है, शेर है आदि प्रमुख है। प्रमुख इसमें जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात हैं कपिल धारा जो कि अनूपपुर में है, दुग्ध धारा जो कि अनूपपुर में है, धुआंधार जबलपुर में है, सहस्त्र धारा महेश्वर में है, मानधार एवं दर्दी कहाँ है, बड़वाह में है। मानधार एवं दर्दी कहाँ है, बड़वाह में। प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, कपिल धारा है जो कि अनूपपुर में है, दुग्ध धारा है अनूपपुर में है, धुआंधार जबलपुर में है, सहस्त्र धारा महेश्वर में है, मानधार एवं दर्दी कहाँ है, बड़वाह। इसके बाद नर्मदा नदी पर कुल 3000 छोटी बड़ी परियोजनाएं निर्मित हो रही हैं, जिनमें से बहुत सारी परियोजनाएं निर्मित हो चुकी हैं और कुछ परियोजनाएं जो हैं तो वो अभी निर्माण कार्य उनका चालू है, जिनको सभी को मिलाकर 3000 हैं। जिसमें सरदार सरोवर गुजरात में, पुनासा खंडवा में, महेश्वर बांध धार में, बरगी बांध जबलपुर में, बांद्रा बांध नर्मदा तवा संगम पर है। इस प्रकार से इस पर एक और बांध है जैसे जोवट बांध है। अंत में नर्मदा नदी गुजरात के भरूच जिले से होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है, जहां पर एस्चुअरी का निर्माण करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नर्मदा जो है वो मानव विकास की सभ्यता से जुड़ी एक प्रमुख सहायक नदी है, जुड़ी एक प्रमुख नदी है। अर्थात नर्मदा के किनारे मानव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से मानव सभ्यता से संबंधित या मानव विकास से संबंधित एक प्रमुख नदी है। कौन सी, नर्मदा नदी है। यह कर्क रेखा के समानांतर बहती है। प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश में वह नदी जो कर्क रेखा के समानांतर बहती है तो वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। खोसला समिति का संबंध किससे है, अगर कभी पूछा जाए कि खोसला समिति का संबंध किससे है तो वो नर्मदा नदी से है। 1985 में मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की थी। कब, 1985 में। इसी जो खोसला समिति है इसी के सिफारिश पर 1985 में मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा की शुद्धिकरण के लिए 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से प्रारंभ हुआ और 15 मई 2017 को इसका क्या हुआ, समापन हुआ। कब प्रारंभ हुआ, 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से प्रारंभ हुआ और 15 मई 2017 को इसका समापन हुआ। इसके पश्चात नर्मदा नदी के बाद तवा नदी होशंगाबाद के महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ी से निकलती। कहाँ से निकलती है, महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ी से निकलती है और अंत में नर्मदा नदी में मिल जाती है। महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ी होशंगाबाद। इस नदी पर तवा नदी परियोजना बनाई गई है। क्या नाम है उसका, तवा नदी परियोजना बनाई, जिससे कई नहर सिंचाई हेतु निकाली गई हैं। तवा बांध राज्य का सबसे लंबा बांध है। तवा पर जो बांध है या तवा बांध है वो राज्य का सबसे लंबा बांध है। इसके पश्चात इस पर जो तवा पर प्रमुख जलप्रपात हैं, डचेस है, बी फाल है, जमुना है, अप्सरा है, रजत है।
ये सभी जलप्रपात कहाँ हैं? सतपुड़ा पचमढ़ी में, जिसमें डचेस, बीफाल, जमुना, अप्सरा, रजत, ये सभी जलप्रपात कहाँ हैं? सतपुड़ा पचमढ़ी में। किस नदी पर? तवा नदी पर। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देनवा है और सुखतवा। देनवा, सुखतवा और मालिनी, 3 नदी हैं, देनवा, सुखतवा और मालिनी। इसके पश्चात शक्कर नदी, उधर हमने नर्मदा नदी की सहायक नदियों में पढ़ा था। शक्कर नदी छिंदवाड़ा जिले से निकलती है। गार नदी सिवनी के लखना क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लखना क्षेत्र से निकलती है। मान नदी धार जिले से निकलती है। मान नदी कहाँ से निकलती है? धार जिले से। इनका सिर्फ उद्गम स्थल याद करना आवश्यक है, बाकी इनके बारे में कोई विशेष तथ्य नहीं है। तो शक्कर नदी कहाँ से? छिंदवाड़ा जिले से। गार नदी सिवनी के लखना क्षेत्र से निकलती है। मान नदी धार जिले से निकलती है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण नदी ताप्ती नदी पर चर्चा करते हैं। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती नदी नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी दूसरी नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा के बाद दूसरी नदी है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन? पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती नदी के अन्य नाम सूर्य की पुत्री, सुरसुता है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। ताप्ती नदी नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती के अन्य नामों में सूर्य की पुत्री एवं सुरसुता प्रमुख है। ताप्ती नदी पर अपर एवं लोअर ताप्ती परियोजना है। क्या है? अपर एवं लोअर ताप्ती परियोजना। ताप्ती नदी भी नर्मदा के समान एस्चुअरी ताप्ती नदी भी नर्मदा के समान एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी का निर्माण करती है ताप्ती नदी भी। सबसे ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। सबसे ऊंचा सड़क पुल चंबल पर, सबसे लंबा सड़क पुल तवा पर, सबसे ऊंचा बांध नर्मदा पर पुनासा, ये मध्य प्रदेश में है। वैसे नर्मदा पर ऑल ओवर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? सरदार सरोवर। कौन सा होगा? सरदार सरोवर। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, जिसमें से कि ये रहा नर्मदा अमरकंटक। यहाँ पे ये जो यहाँ पे पेज है, इसमें ये है कि कौन सी नदी है और उसके किनारे कौन से प्रमुख क्षेत्र आते हैं, प्रमुख स्थान। तो जैसे नर्मदा है, उसके अमरकंटक है। नर्मदा के किनारे अमरकंटक क्षेत्र है। नर्मदा के किनारे होशंगाबाद है। नर्मदा है और नेमावर है। नर्मदा है, पुनासा है, नर्मदा है, महेश्वर है, नर्मदा है, धार है, चंबल है, चंबल नदी के किनारे श्योपुर है। फिर उसके बाद बेतवा है, बेतवा के किनारे ओरछा है, ताप्ती है, ताप्ती के मुल्ताई है, पार्वती नदी है, शाजापुर स्थित है, सिंध नदी है, शिवपुरी स्थित है, काली सिंध है, बागली स्थित है, छिप्रा है, उज्जैन स्थित है, कान्ह नदी है, इंदौर स्थित है, और माही है जो धार पार्वती नदी है, आष्ठा स्थित है। माही नदी के किनारे कुछी नाम का क्षेत्र स्थित है। नर्मदा है, जबलपुर। फिर उसके बाद नर्मदा के किनारे नरसिंहपुर, नर्मदा के किनारे हड़िया, नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर, नर्मदा के किनारे बड़वानी, चंबल के किनारे महू, और चंबल के किनारे मुरैना, और बेतवा के किनारे सांची, बेतवा के किनारे ओरछा भी है, और ताप्ती के किनारे बुरहानपुर, और पार्वती है, आष्टा है, टोंस है, सतना है, और तवा के किनारे तवानगर है, सिवना है, मंदसौर है। तो इस प्रकार से आज हमारा नदियों का जो चैप्टर है, अध्याय है, वो समाप्त होता है। और
अब आगे हम दूसरे टॉपिक के साथ जल्द ही आपसे मिलते हैं। तब तक आप मध्य प्रदेश की संपूर्ण नदियों को पढ़िए और याद करिए। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।